Hello and welcome everyone. I am Jatin Verma, the news analyst for UPSC Civil Services exam on Unacademy. So we are going to do the analysis of most important news articles for 25th of February 2020. So पहले द हिंदू को बेस लेते हुए हम इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को और इकोनॉमी के लिए लाइव मिंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Before we begin, as you all know that current affairs are an important area for UPSC Civil Services exam. Current Affairs Roundup Course 365 is there on Unacademy Plus now. You can join Unacademy Plus. You have to use this code Jatin Verma 71 to get 10% discount. तो एक दो मैसेजेस जो रोज आते हैं कि Unacademy Plus क्या है. Unacademy Plus पे आप डिफरेंट कोर्सेज पा सकते हैं. यूपीएससी कैटेगरी है. यूपीएससी कैटेगरी में सिविल सर्विसेज एग्जाम से जुड़े सभी कोर्सेज सभी एजुकेटर्स के आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं. तो यूपीएससी आई एम एन एजुकेटर इन द यूपीएससी कैटेगरी ऑन अनअकैडमी. तो आप अनअकैडमी प्लस पे जब यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा सिर्फ ये ही कोर्स नहीं बल्कि बाकी जो कोर्सेज हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड देन इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटल्स से जुड़ा ये कोर्स, इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स भी साथ में है. ये कोर्स कल लाइव हुआ है तो आप ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे मेरे एक्सेस कर सकते हो. करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, राइट, तीनों के तीनों कोर्सेज ये अभी जो चल रहे हैं. प्रीलिम्स के बाद कुछ और कोर्सेज भी लाए जाएंगे. तो आपको करना क्या है कि प्लस की फी पे करते टाइम, सब्सक्रिप्शन फी पे करते दौरान आपको जतिन YT 71 या जतिन वर्मा 71 ये कोड यूज करना है so that you get 10% discount on your subscription fee. Clear? Now, these are the articles. Dissenter, not anti-national. Very important observation by Honorable Supreme Court of India कि dissent करना गलत नहीं है, anti-national नहीं है, seditious नहीं है, देशद्रोह का नहीं मामला बनता इस केस में. अगर कोई सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट है तो इसका मतलब नहीं है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही है, राइट. ही इज Dissenter is not anti-national. Marginal fall in Telangana female sex ratio. Income scheme to cover fewer farmers. Energy to dominate India-U.S. relations, say experts. Now one by one. Guys, you all know that we were bringing out a magazine, current affairs magazine with the name of Jatin Verma's IAS Academy. Now I am the editor of this magazine. The same magazine, the same incisive quality of analysis for UPSC Civil Services exam along with arguments in favor and arguments against for every topic so that a reader prepares himself not only for prelims but also for mains. तो ये मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.jatinverma.org से. सॉफ्ट कॉपी इज देयर, हर मंथ की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से. नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल्स. This editorial we are going to analyze in detail today. Very important and very analytical. Facts भी हैं इसमें कुछ. Now, coming to this part, image of the day. First of all, the stone chariot at Hampi. So, Archaeological Survey of India is contemplating installing a wooden barricade around the stone chariot. जो रथ है यहाँ पे स्टोन रथ है, स्टोन चैरियट के अराउंड विटला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी में कर्नाटका में. तो इसको वैंडलिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए एक वुडन बैरिकेड इसके अराउंड बनाने की बात की जा रही है, राइट. तो ये इमेज ऑफ द डे फीचर हम आज से शुरू कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं जब भी कभी न्यूज़पेपर में आएंगी, नॉट ओनली इन दी हिंदू बट इवन इफ इन हिंदुस्तान टाइम्स और या फ्राइडे रिव्यू आता है हिंदू का जो सप्लीमेंट्री पेपर, ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी. अबाउट हम्पी, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर back in the 3rd century BC. Hampi was the capital city during the 4 different dynasties altogether in the Vijayanagar city that came into existence in the year 1336 AD. Vijayanagar Empire reached its unfathomable heights. सबसे ऊंचाई पे विजयनगर एम्पायर गया अंडर द गाइडेंस ऑफ किंग कृष्णदेवराया. इस पे यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन भी पूछा था, कृष्णदेवराया ऑफ तुलुवा डायनेस्टी. तो ये आपको याद रखना है. नाउ कृष्णा
this Kishikinda कांड इन रामायणा हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस कंसर्निंग हम्पी। तो ये जो रामायण के कांड हैं जैसे बाल कांड और ये सब जो भी है, राइट, तो किशिकिंदा कांड talks about this thing. It is located near Tungabhadra river. By 1500 CE, Hampi Vijayanagar was the world's second largest medieval era city after Beijing. चाइना में जो बीजिंग है उसके बाद second largest city and probably India's richest at that time, attracting traders from Persia and Portugal. तो आपको जिस वे से हमने इस न्यूज़ को डील किया है, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर, अगर हम ये कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इतनी डेप्थ में जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन चीज़ों की हमें करनी पड़ती है। अगर ये सिंपल इमेज आई है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे और बहुत सी चलते चलते इमेजेस हमें दिखती हैं, हम इग्नोर नहीं करते, राइट, जो दृश्य दिखते हैं लाइफ में हम उन्हें भी इग्नोर नहीं करते। तो वैसे ही इन इमेजेस को, द हिंदू में आने वाली इन इमेजेस को भी उन चेहरों की तरह इग्नोर नहीं किया जाए जो हम कभी कभी राह चलते दिखते हैं जो हमें, राइट। तो लाइक दिस यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी यही है अगर सच पूछो तो, राइट, इन इमेजेस में ही कहीं ना कहीं जिंदगी ढूंढना। नाउ पुटिंग लाइफ इनटू दीज इमेजेस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट इंडिया, अबाउट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ये सब चीजें यहाँ पे है। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल एनालिसिस, कुछ और एस्पेक्ट्स यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी के। द अनअसेलेबल कीवर्ड्स फॉर द जुडिशरी। India's judges must remind themselves constantly of the need to uphold an independent, strong and respected judiciary. ये आर्टिकल में क्या हुआ है, जस्टिस अरुण मिश्रा ने पब्लिकली प्रेज किया है प्राइम मिनिस्टर को एट अ पब्लिक फोरम ऑन सैटरडे। राइटर को इससे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। दुष्यंत देव जो हैं, दुष्यंत देव, इनको इससे खुशी नहीं हुई कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने क्यों प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव को प्रेज किया। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इस बात पे इन्होंने एक लंबा सा एस्से लिख दिया है जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। ये बात सही है। इससे पहले एक बताना चाहूंगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज हैं, ही इज टोटली सिक्लूडेड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। ही डज नॉट अटेंड रिटायरमेंट पार्टीज और ही डज नॉट इवन टॉक टू द पब्लिक एट लार्ज बिकॉज he believes in the phenomena कि judges should remain isolated from larger public. Judges should not be coming in touch with influential people because then they would ask for favors, and for judge neutrality would get compromised if somebody asks for favors, if somebody mingles up with one and all. That somebody should not be a judge at least, right? The international judicial community must have been left aghast as far as the very independence of Indian judiciary is concerned. Judges across India must be left bewildered, wondering whether they should indulge in similar praises or not, right? One cannot forget that Justice Mishra is one of the senior most judges of the Supreme Court of India, and every word spoken by him may be taken seriously by those connected with administration of justice. इससे पहले हमने देखा कि पी साता शिवम, जस्टिस पी साता शिवम ऑनरेबल थे, राइट, ऑनरेबल हैं, गवर्नर लगा दिया उनको केरला का, जो कि कोई गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें एक भ्रम पैदा करती हैं, एक डाउट रेज करती हैं माइंड में कि क्यों गवर्नमेंट में और सरकार में ये करीबियां बढ़ रही हैं, राइट, समथिंग इज अ मिस। या तो पहले भी हमने देखा है कि जुडिशरी पे कॉलेज ब्राइबरी केस में एलिगेशंस लगे, सीजेआई दीपक मिश्रा को रिमूव करने की बात आई, इंपीचमेंट की बात आई। अब वन बाय वन बात करते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, who happens to be one of the senior most judges of the Supreme Court, his public praise of the Prime Minister at a public forum raises serious questions about the independence of judiciary. He was speaking at the inaugural session of the International Judicial Conference 2020. राइटर का कहना है कि जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, रीआइटरेटिंग इंडिपेंडेंस। राइटर ये कहते हैं कि 1981 की जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था, जजेस शुड बी स्टर्न, स्टफ एंड टफ फायर, अनबेंडिंग बिफोर पावर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उनको पावर और इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर के सामने झुकना नहीं चाहिए जजेस को। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हवाला देते हुए हमारे प्यारे राइटर दुष्यंत देव ऐसा कह रहे हैं, राइट।
तो and they must uphold the core principles of rule of law, which says, be you ever so high, the law is above you, right? This is the principle of independence of judiciary, which is vital for the establishment of real participatory democracy. Maintenance of the rule of law as a dynamic concept. Delivery of social justice to the vulnerable sections of community. It is these principles of independence of judiciary which we must keep in mind while interpreting the relevant provisions of Constitution. In the same judgment, another learned judge, एक और learned judge ने ये कहा था इसी same judgment में कि in the same judgment, another learned judge holds, while the administration of justice draws its legal sanction from the Constitution, its credibility rests in the faith of the people. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हवाला दिया गया है, लेकिन credibility rests in the faith of the people. Indispensable to that faith is the independence of judiciary, right? The framers of the Constitution took great pains to ensure that an even better and more effective judicial structure was incorporated in the Constitution, one which would meet the highest expectations of the judicial independence. Later in 1993, another Constitution bench in the second judge's appointment case declared it is obvious that only those persons should be considered fit for appointment as judges of senior judiciary who combine the attributes that are essential for making an able, independent and fearless judge. Right? Judges ऐसे होने चाहिए जो कि किसी के तले दबे नहीं, झुके नहीं, ये सब चीजें यहाँ पे कही जा रही है. Now right, any doubts you can ask. I am keeping a watch on your doubts also. Legal expertise, ability to handle cases, proper personal conduct and ethical behavior, firmness and fearlessness are obvious essential attributes of a person. Standard of conduct, among the several attributes that have been prescribed of a judge, is proper personal conduct. In another case in 1995, C. Ravichandran Iyer versus Justice A.M. Bhattacharjee, Supreme Court went to the extent of holding that for a judge, the standard of conduct is higher than that expected of a layman. कि चलते फिरते मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को मन में लगा कि इंदिरा गांधी अच्छी हैं और मोदी अच्छे हैं तो प्रेज कर दी, राइट? जजेस आर अबव द लेमैन, सो दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जजमेंट में कहा जा रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी को राहुल गांधी अच्छे लगे और प्रेज कर दी, राइट? तो ये जजेस शुड बी ऑलवेज अबव द standard maintained by laymen, and that therefore the judge can ill afford to seek shelter from the fallen standard in society. Judge can ill afford to seek the shelter from the fallen. जज ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी का स्टैंडर्ड जो स्तर गिरता जा रहा है तो हम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, राइट? ये नहीं कह सकते. It was also declared that judges of higher echelons therefore should not be mere men of clay. मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल तो डिफरेंट टाइप्स की क्ले आ गई है, वो कलर्ड वाली और ये सब क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, राइट? वो तुम लोग खेलते होगे उससे. तो मेयर मेन ऑफ क्ले, जजेस शुड नॉट बी सो वेरी फ्लेक्सिबल कि जैसे तोड़ा मरोड़ा चाहो टूट जाओगे, राइट? फ्रेलिटीज एंड फॉयबल्स, ह्यूमन फेलिंग्स एंड वीक कैरेक्टर विच मे बी फाउंड इन दोज इन अदर वॉक्स ऑफ लाइफ. दे शुड बी मेन ऑफ फाइटिंग फेथ विद टफ फाइबर होना चाहिए, राइट? बॉर्नवीटा वाला या फिर वाइब्रेट बिस्किट्स वाला. नॉट ससेप्टेबल टू एनी प्रेशर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ऑफ एनी अदर सॉर्ट. तो यहाँ पे अब इस आर्टिकल से हम यूपीएससी के लिए क्या निकाल सकते हैं? ये जो जजमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंस या पर्सनल कंडक्ट ऑफ जजेस के बारे में बात करी जा रही है, इनको हम यूज कर सकते हैं हमारी एडवांटेज के लिए वाइल राइटिंग एनी आंसर. और वैसे हम ये समझ रहे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा को रिक्यूज करने के लिए भी कहा था, तब जस्टिस अरुण मिश्रा जो है बिल्कुल हिले नहीं, जो कि अच्छा था. लेकिन अगर वही तेवर यहाँ दिखाए जाते हैं कि प्रेज व्रेज नहीं करनी चाहिए, भाई क्या जरूरत है आपको थोड़ी ना कोई गवर्नर लगना है या फिर किसी मान लो कि एनएचआरसी का चीफ लगना है जो किसी की प्रेज करनी पड़ रही है कि नहीं?
तो कोई ऐसा काम हो तब तो समझ में भी आता है. According to the charter called the Restatement of Values of Judicial Life, it was adopted by the full court in 1997 to serve as a guide to be observed by the judges, which was essential for an independent, strong and respected judiciary, indispensable in the impartial administration. ये जो चार्टर लिया गया था, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम. दिस एडिटोरियल एनालिसिस के बाद हम प्रीलिम्स के एनालिसिस पे आएंगे. The charter is a complete code of canons of judicial ethics and categorically declares among many others the following values. A judge should practice a degree of aloofness, staying away from public limelight, consistent with the dignity of his office. अगर देखो किसी को अगर ग्लैमर का शौक हो या कुछ हो तो और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि मॉडल बन जाओ, राइट. किसने रोका थोड़ी है कि कुछ और. अब जैसे मिस्टर चिराग पासवान है पॉलिटिक्स में, वो पहले कहाँ थे, मुंबई में थे. अब वहाँ पे उन्होंने अपना लक ट्राई करा, लेकिन उनको फादर ने बुला लिया वापस कि भाई यहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है. वैसे ही एक और है हमारे रितेश देशमुख, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर के बेटे थे, उनको लगा कि फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है तो वो वहाँ चले गए. जब पब्लिक लाइफ में आप आते हो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में, तो अपेक्षाएं कुछ अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं, राइट. हीरो वर्शिपिंग एक्सेट्रा अगर जजेस भी करने लगेंगे तो फिर हीरो को भी शर्म आ सकती है. आप समझ रहे हो ना, हीरो कौन है यहाँ पे. तो हीरो को लगेगा ये क्या हुआ, मैं इतना बड़ा हो गया. नाउ कमिंग हियर, जुडिशरी ऑफ इंडिया, दिस इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सो इट शुड मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड. Judges are the ones who build these institutions. Now coming here, every judge must at all times be conscious that he is under the public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and that the public esteem in which the office is held. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे इस पे डिबेट्स भी हुई थी. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में प्रोफेसर के.टी. शाह जो कि बिहार से आते थे, spoke of the dangers lying ahead on May 24, 1949. That said, this constitution concentrates so much power and influence in the hands of Prime Minister in regard to appointment of judges, ambassadors or governors to such an extent that there is every danger to apprehend that Prime Minister may become a dictator if he chooses to do so. ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में पहले हुआ है. Justice A.N. Roy and Indira Gandhi saga, that has happened. Judiciary was literally co-opted. Senior most judges were ignored and relatively junior judge was appointed as CJI on the advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लिखा गया था कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई एडवाइस के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करेंगे. क्लियर. अब अगर इस प्रोसेस में अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाहें कि उनके फेवरेट जजेस जो उनकी तारीफ करते हैं या फिर जो लगता है कि कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, उनको अपॉइंट कर दें, तो उनकी सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट्स नहीं आएंगी. इस सारे इशू को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, राइट. ब्लर वीडियो, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन. इज इट वर्किंग फाइन फॉर अदर्स? ओके, नाउ judges of the Supreme Court should be completely outside that influence. Conclusion: the judiciary is fast eroding the hopes and aspirations of the great men and women who sat in the Constituent Assembly. जिन लोगों ने Constituent Assembly में ये संविधान रचा था, उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को जजेस डिच ना करें, उनको निराश ना करें. इफ एट ऑल the Constitution of India, any correction if at all must come from within judiciary. A US strategy only meant to isolate China, इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा देरी से आते हैं इस पे, if the time would allow. Now guys, those of you who are not aware about the polity and Indian economy course, if you are somebody who is struggling for thorough preparation of Indian economy, fundamentals of Indian economy, polity and governance, so you can join my courses on Unacademy Plus.
All these courses are available through one subscription itself, right? आपको अनअकैडमी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज यदि करना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं जतिन YT71 in order to get 10% discount on your Unacademy Plus subscription. jatinverma.org is the website जिसके ऊपर आप ज़्यादा डिटेल्स इस कोर्स के बारे में पा सकते हैं, राइट? इसका पीडीएफ भी आप जतिन वर्मा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ कमिंग हियर, डिसेंटर नॉट एंटी नेशनल. अगर मुझे सरकार की किसी पॉलिसी से दिक्कत है तो क्या मैं देशद्रोही हूं? नहीं, राइट? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि मैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, किसी पॉलिसी के खिलाफ बोल रहा है, तो वो देशद्रोही नहीं है. डिसेंटर इज नॉट एन एंटी नेशनल. होल्डिंग अ कॉन्ट्रेरी व्यू टू दैट ऑफ द गवर्नमेंट does not make one anti-national according to the Supreme Court judge Justice Deepak Gupta. अब एक तरफ हमने अरुण मिश्रा का एग्जाम्पल देखा, राइट? और दूसरी तरफ ये हैं जो दीपक जलाए हुए हैं. समझ रहे हो? नाम से ही दीपक कर दे रहे हैं. ये क्या ऐसे जजेस की जरूरत नहीं है जो कि ऐसे माहौल में भी ये सब बातें कह सकें, राइट? Justice Gupta made the observation during a lecture organized by Supreme Court Bar Association on Democracy and Dissent. अब देखो, मैं ना तो जज हूँ ना प्राइम मिनिस्टर, मैं हूँ लेमैन, तो मैं तारीफ कर सकता हूँ, राइट? मैं एक जज की तो तारीफ कर सकता हूँ जिन्होंने काबिल तारीफ काम किया है. जब दिख रहा है कि ऐसे ही सिचुएशन में जबकि जुडिशरी के ऊपर या लोगों के ऊपर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इतने सारे केसेस लगाए जा रहे हैं, तो जस्टिस गुप्ता रेज्ड एन अलार्म कि क्यों इतने सारे सेडिशन के केसेस आ रहे हैं. बहुत अच्छी लाइन इन्होंने यहां पे कही, एक्सप्रेसिंग द डिसेंट टू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज डिड नॉट अमाउंट टू एक्टिंग अगेंस्ट द नेशन, राइट? there have been many recent incidents where people dissenting have been slapped with terms like anti-national. A political party getting 51% mandate इन दी पोल्स, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 51% वोट्स भी मिल गए, वैसे तो मिले नहीं है बीजेपी को या कांग्रेस को अभी रिसेंट पास्ट में, लेकिन अगर मिल भी गए, उसका मतलब इट डज नॉट मीन दैट अदर 49% ऑफ द कंट्री ऑट टू रिमेन साइलेंट. ये तो नहीं है कि बाकी 49% जो है चुप हो जाएंगे, राइट? गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट बोलना, कॉन्ट्रेरी व्यू देना गलत नहीं है, राइट? A democracy is for 100% of the people. Government is for everyone. Everyone plays a role in democracy, right? Everyone is playing a role in democracy. Governance did not mean carrying out the whims of a few. Governance का मतलब ये नहीं है कि 55 ministers या 545 MLAs, MPs, members of parliament of Lok Sabha जो चाहें करेंगे. But it means the following the rule of law. Government was not always right. Citizens had the right to come together, protest and dissent peacefully. Justice Deepak Gupta ने अपनी judgment में ये कहा है. Now, charges of sedition, recent concerns. There have been many incidents in the recent times when misguided people have been termed anti-national. Law enforcement agencies, police authorities forget the fact that sentiment could have been demonstrated through a slogan, a cheer, a statement, protest against a nuclear power project or an innocuous post on social media. ऐसा लगता है कि ये जज काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा केस मेरे सामने आए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे कुडानकुलम के, वो तो 2016 में हुए थे. लेकिन हमारे दीपक गुप्ता जो जज हैं, ऑनरेबल ग्रेट काम उन्होंने जो किया है, ऐसे लगता है ही वॉज कीपिंग अ वॉच कि किसी दिन ऐसा केस मेरे सामने आएगा, उस दिन मैं खुल के बोलूंगा, राइट? तो इनोकुअस पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 66A आईटी की तरफ, आईटी एक्ट सेक्शन 66A की तरफ इशारा करते हुए कि अगर कोई इनोकुअस पोस्ट डाल देता है सोशल मीडिया पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है, राइट? ये कहने का मतलब यहाँ पे है, इन ऑल दीज केसेस द स्टेट across the regimes, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, has filed charges of sedition, right? Authorities often forget that sedition can't be applied to instances of criticism of government or a political functionary. अगर मैं या मान लो कि कोई भक्त नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो विभक्त है,
मतलब समझ रहे हो? तो ये चीज है यहाँ पे. मोर इंपॉर्टेंटली, वर्ड्स अलोन आर नॉट इनफ फॉर सच अ चार्ज. सेडिशन मतलब देशद्रोह. वर्ड्स मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब शब्दों से कोई बंदूक चल जाएगी, राइट? वर्ड्स अलोन आर नॉट इनफ, no matter howsoever provoking they are. Incitement to violence is the most crucial ingredient of the offense of sedition. But अगर शब्द इतने कट्टर हों, इतने वॉलेंट हो कि कोई किसी को उकसाने की बात आ जाए कि हिंसा करो, तो वो गलत है, राइट? कि किसी को ये बोला जाए कि हथियार उठा लो, राइट? ये सब चीजें गलत हो जाएंगी. नाउ going through the numbers that the National Crime Record Bureau puts every year, it is clear that despite the rise in the sedition cases, convictions happen in barely a few. यानी कि सेडिशन लॉ को यूज किया जा रहा है डिसेंट को दबाने के लिए. अगर एक शरीफ इंसान के खिलाफ आप देशद्रोह का मामला लगा दो, उसको कोर्ट में डाल दो, राइट? तो ये तो गलत है. वो बेचारा चुप हो जाएगा, उसको देख के 10 और चुप हो जाएंगे. even if these people are not convicted, the slapping of these charges is a way the governments over the years, कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, over the years have been sending a strong message to its own people: obey or be ready to face the consequences. Observations made by the Supreme Court in 1962, the Supreme Court decided on the constitutionality of section 124A in Kedarnath Singh versus स्टेट ऑफ बिहार. इसको याद कर लो, इस जजमेंट को. सेक्शन 124A सेडिशन पे यू कैन अगेन गो टू माय वेबसाइट www.jatinverma.org. Arguments in favor of sedition, arguments against sedition for your mains exam have been given in an article form. Though that article has been compiled from various magazines, Frontline, etc. So it upheld the constitutionality of sedition but limited its application to. सुप्रीम कोर्ट इस केस में, बिहार वाले केस में, केदारनाथ सिंह में सेडिशन की परिभाषा को सही तो माना गया, बट लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और incitement to violence. Now, it distinguished these from very strong speech or the use of vigorous words. Strongly critical of the government. Very strong speech, वो गलत है. 1995 में इन बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड पर्सन्स फ्रॉम चार्जेस ऑफ सेडिशन. देशद्रोह के मामले से बलवंत सिंह केस में कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया फॉर दोज हु वर बुक्ड फॉर शाउटिंग स्लोगन सच एज खालिस्तान जिंदाबाद. ये ग्रेव केस था हालांकि, जबकि ये आज के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप खालिस्तान जिंदाबाद या सेडिशन की बात करें या कंट्री के डिवीजन की बात करें. उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया था. राज करेगा खालसा आउटसाइड अ सिनेमा आफ्टर इंदिरा गांधीज असैसिनेशन, राइट? तो ये इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. उस कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों ने ये नारेबाजी करी थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया, राइट? एक्विटेड पर्सन्स. तो आप समझ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की टॉलरेंस का लेवल क्या है. हाउ कॉमन आर सेडिशन केसेस? 170 केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट रिपोर्टेड इन 2016. ये वो साल है जब कन्हैया कुमार कान्हा बन गए थे, राइट? नटखट हो गए थे सरकार के लिए. तो वो गलत था. देश को चाहिए आज़ादी और वो सब, बट उनका कंसर्न ये था कि देश को चाहिए आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, राइट? वेयर वर दीज केसेस फाइल्ड? 12 केसेस इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश 6, दिल्ली में 2. ये सारे केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है. सेडिशन के मामले क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? इस पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के दिन ये ऑनरेबल मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने ये कहा था कि इनटॉलरेंस जो है हमारी कंट्री में ज़्यादा होते जा रही है, फूड हैबिट्स को लेके लोगों को मारा जा रहा है, ये सब पे उन्होंने चिंता जताई थी. पूर्व राष्ट्रपति ने केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट इंक्रीज्ड बाय नियरली 50% इन 2017 from 2015. The highest number of such cases were reported from Haryana, followed by Uttar Pradesh and Tamil Nadu. A 77% rise in the number of cybercrime cases was observed in 2017 compared to 2016. तो ये situation चल रही है, right? Instead of looking at the tendency, judge says
Supreme Court says instead of looking at the tendency of the words to cause public disorder, the court held that mere sloganeering, narebazi sirf, which evoked no public response, did not amount to sedition, for which a more overt, more explicit act was required. अगर कोई नारेबाजी कर रहा है, अगर उसके चलते कोई और गलत काम नहीं कर रहा, तो उसको बुक नहीं किया जा सकता. The accused did not intend to incite people to create disorder and no law and order problem actually occurred. तो ये चीज है. सेक्शन 124A वर्बैटिम, ये आर्टिकल कहता क्या है? Whoever by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law. अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, अगर कोई वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स या प्लेकार्ड्स, रिटन प्लेकार्ड्स के जरिए शांति को भंग करना चाहता है, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स, अगर कोई सरकार के प्रति हीन भावना को भी प्रोवोक करता है तो भी उसे सेडिशन माना जा सकता है. ये ब्रिटिश एरा में किया गया था. दिस लॉ वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन ब्रिटिश एरा, आईपीसी में उस दौरान. अब तो सरकार बदल गई, अब तो लोगों की अपनी सरकार है और सरकार लोगों की अपनी है. सरकार भी तो लोगों की है. अगर लोग कुछ ऐसा बोलते हैं तो सरकार को तो उससे लेसन लेना चाहिए, क्रिटिक्स से, है ना. कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे भगत सिंह या कोई हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या हमारी सरकार हमारी एंटी है, नहीं. तो इसकी डेफिनेशन में भी एक रीलुक इज रिक्वायर्ड. सेडिशन, यहाँ पे पनिशमेंट क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ to which fine may be added, or imprisonment which may extend to 3 years to which fine may be added. Now, relevance of sedition law, freedom of speech, article 19 clause 1 sub clause A के साथ इसका clash है. There is a seeming clash between sedition and article 19 clause 1 sub clause A, freedom of speech. क्या ये है? नहीं. क्यों? article 19 clause 2 सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के हक, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि गवर्नमेंट इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ ला सकता है. उसी के तहत ये सेडिशन लॉ लाया गया. दीज रिस्ट्रिक्शंस आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ. नाउ कमिंग टू दिस, तेलंगाना, मार्जिनल फॉल इन तेलंगाना फीमेल सेक्स रेशियो. Female sex ratio in Telangana has shown a marginal decline till January end in 2019-20 as compared to 12-month period of the previous year, though the figures are far better than the national average. The performance of key indicators of health management information system किसका है? Obviously Ministry of Health and Family Welfare का. ये health management information system ये बताता है कि against 957 girl children born in Telangana in 2018-19 for 1000 boys, the birth rate of girls in 2019-20 was 950. National average of girl children was 925. तो तेलंगाना में फिर भी सिचुएशन कुछ अच्छी है. अभी कम होने के पीछे पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? द क्रेविंग फॉर अ बेबी बॉय इन अ स्मॉल फैमिली नॉर्म drove the parents to discourage girl children, the birth of a baby girl, hence the problem of female feticide. ये हम सभी जानते हैं, right? A business community only wanted male children, while another community sought the large size of families irrespective of the sex. आगे चलते हैं. स्टेटस चेक, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये थोड़ी सी चीजें आप इसे देखोगे. केरला में क्या है? टॉप 5 सेक्स रेशियो बर्थ स्टेट्स 2018-19 में केरला 959 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज. छत्तीसगढ़ में भी सेम. मिजोरम में 958, गोवा 954, आंध्र प्रदेश, मेघालय. बॉटम 5 कौन सी हैं? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा. यूपीएससी हैड आस्क्ड द क्वेश्चन इन द ईयर 2014 व्हाई डिस्पाइट बीइंग प्रोग्रेसिव नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां पे की इनकम अच्छी है, पंजाब, हरियाणा, पर कैपिटा इनकम इज वेरी गुड, व्हाई डिस्पाइट हैविंग अ गुड पर कैपिटा इनकम
the sex ratio at birth for female children, girl child is going down. ऐसा क्यों? Answer this question in the comment section today. Now, 5 states where the sex ratio at birth rise highest between 2015 and 2016. इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर करोगे. What programs have been launched by our great Prime Minister Mr. Modi for uplifting the for increase in the female child sex ratio. अब आप यहाँ पे स्टेट्स देखोगे, लक्षद्वीप, ये जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है. लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार, गोवा, नागालैंड, उत्तराखंड, राइट. तो ये जो 938 है ये लेटेस्ट डेटा है, और उससे पहले 906 थी 2015-16 में. 2018-19 में ये इंक्रीज होकर 938 हो गई. नागालैंड में 936, an increase of 32 in both these states. 5 states where sex ratio at birth decline was maximum. तो आप यहाँ पे देखोगे दादरा एंड नगर हवेली 951 से कम होके 938 हो गई, राइट. तो लाइकवाइज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दमन एंड दीव, बिहार. India's sex ratio fell from 909 in 2012-13 to 896 in 2015-17. Now, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्रिटिकल इसका एनालिसिस आप देख सकते हो. मैंने बताया कि क्या वेल्थ इंक्रीज इन दी वेल्थ लीड्स टू बेटर आउटलुक टूवर्ड्स गर्ल चाइल्ड. इसका एग्जाम्पल है नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाए, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो जाए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चियों के प्रति उनकी सोच बदलेगी, राइट. यूपीएससी ने ये पूछा था कि ऐसा क्यों है. आप बताओगे कमेंट सेक्शन में ऐसा क्यों है. नाउ, अकॉर्डिंग टू द 4th नेशनल फैमिली सैंपल फैमिली हेल्थ सर्विस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th, the sex ratio at birth in India has improved from 914 to 919. Sex ratio at birth is defined as the number of female births per 1000 male births. Survey held that highest improvement in the sex ratio at birth was noted in Punjab at 126 points. Even though the good news is coming from the fertile plains of India, Punjab, but its sex ratio at birth remained at 860, one of the lowest sex ratio at birth in Punjab, in the states. Okay, highest improvement देखी गई है sex ratio at birth में, but latest SRB remains 860. This success can be attributed to बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. बहरहाल ये बताना चाहूँगा कि पंजाब जैसी स्टेट्स में, रिच स्टेट्स में, इन स्कीम्स का कोई ज़्यादा बेनिफिट का महत्व नहीं है, राइट. ये जो और एक्ट और चीज़ें करी गई हैं, PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनकी पहले क्या था, पोर्टेबल मशीन्स आई 1992 में. ग्लोबलाइजेशन के बाद आप इतनी छोटी मशीन्स आ गई हैं अल्ट्रासाउंड की कि आप उन्हें साइकिल पे रख के ले जा सकते हो, राइट. उसी वजह से क्या हुआ, पंजाब के गांव में या यूपी बिहार के विलेजेस में ये जो दिस मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन इज फ्रीली अवेलेबल. इसी की वजह से जो सीक्रेट क्लिनिक्स हैं, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे कि सेक्स जांच केंद्र खोले गए हैं, राइट. उसी की वजह से ये फिनोमिना इंक्रीज हो रहा है. अब PCPNDT एक्ट को अमेंड किया गया, उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं. पेनाल्टीज बढ़ाई गई डॉक्टर्स के लिए. रजिस्ट्रेशन ऑफ सच अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैज बीन इंक्रीज्ड, and that's why you can see some improvement happening in these states. Despite northeastern societies traditionally being matriarchal, the sharpest decline was in Sikkim, where the sex ratio at birth dropped 175 points to reach 809. तो ये सब सिलसिला है, इसको थोड़ा सा नोट करोगे और मेमोराइज करोगे. केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1047, राइट. नाउ कमिंग हियर, ये डेटा आप खुद स्टडी करेंगे गाइस. www.jatinverma.org से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो. इस बार का ये डेटा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू वेरियस रीजंस विच आई विल टेल यू लेटर. नाउ अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम was launched by our great Prime Minister in January 2005 by our great Prime Minister, right. Now the scheme is aimed at promoting gender equality and the significance of educating girls. The scheme is targeting at improving the child sex ratio through multi-sectoral interventions, including prevention of gender biased
sex selection and promoting girls' education and her holistic empowerment. This scheme is a tri-ministerial scheme. 3 ministries के द्वारा ये implement करी जा रही है. Effort of Ministries of Women and Child Development, Health and Family Welfare and Human Resource Development. Significance and the need for the scheme. The trend of decline in the child sex ratio has been unabated. 1961 सेंसस से ये देखा जा रहा है कि हर सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन होते जा रहा है कॉन्टिन्यूसली विदाउट अ मिस. द डिक्लाइन फ्रॉम 945 in 1991 to 927 in 2001 and further decline from 927 927 बच्चियां 2001 बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, राइट. और उसके बाद 918 918 in 2011 is alarming. Social construct discrimination against girls on one hand, easy availability, affordability and subsequent misuse of diagnostic tools on the other hand have been critical in increasing the sex selective elimination of girls leading to low child sex ratio. Child sex ratio की definition भी दी गई है, राइट. Now आपको ये बताना है कि क्या बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम में any kind of financial assistance is given under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme. Whether any kind of financial assistance is given for every girl child born or not. Measures taken by the government to improve sex ratio. Government has enacted a comprehensive legislation, pre-conception and prenatal diagnostic techniques, prohibition of sex selection जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं. 1994 में ये एक्ट लाया गया था और हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर उस समय के जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टेन्योर के दौरान इसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया था. दिस एक्ट प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड रेगुलेट द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. Central Supervisory Board under the PNDT Act has been reconstituted and regular meetings are being held. Matter has been taken up with Ministry of Communication and Information Technology. How much it is given? पारुल गौरव, कितनी हेल्प दी जाती है ये भी तो बताओगे. Matter has been taken up with the या उसके लिए मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो ये थोड़ा सा तो बताओगे. उसके लिए या तो अकाउंट नंबर लिख दो अपना यहाँ पे, जन धन योजना वाला, राइट. तो ऐसे नहीं करो, पूरा आंसर करो गाइज. नाउ मैटर हैज बीन टेकन अप विद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक सेक्स सिलेक्शन एडवर्टीजमेंट्स ऑन वेबसाइट्स. सेक्स सिलेक्शन एडवर्टीजमेंट्स ऑन वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये कहा गया कि फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे एक नजर रखी जाए. क्लियर. National Inspection and Monitoring Committee have been reconstituted and inspections of ultrasound diagnostic facilities have been intensified. So this thing is happening. Inspections have been carried out in many states including Bihar, Chhattisgarh, Delhi. ये सब चल रहा है. Government is rendering financial support to the states and UTs for information, education and communication campaigns about the equality between the girl and the boy child. अब आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान जिसको हम बोलते हैं. पीएम किसान स्कीम में इनकम स्कीम टू कवर फ्यूअर फार्मर्स. पीएम किसान में पहले टारगेट था 14 करोड़ फार्मर्स को कवर करने का. अब ये टारगेट कम कर दिया गया है 12 करोड़ टू जस्ट अंडर 12 करोड़ फार्मर्स को कवर करने का. इनफैक्ट एम्पेरिकल एविडेंस जो अब तक का एविडेंस है, इट सजेस्ट दैट सैचुरेशन लेवल विल रीच अराउंड 10 करोड़ फैमिलीज. यानी कि जो नीडी फार्मर्स हैं जिनको एक्चुअली स्कीम में बेनिफिट चाहिए, उनको स्कीम ऑलरेडी कवर कर चुकी होगी बाय कवरिंग 10 करोड़ फार्मर फैमिलीज. पीएम किसान इज अ स्कीम फॉर फार्मिंग फैमिलीज, राइट. अकॉर्डिंग टू द सेंटर, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एज द मेजर कल्प्रिट्स फॉर द लैग. वेस्ट बंगाल और बिहार ने स्कीम तो इंप्लीमेंट ही नहीं करी. वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम ये पीएम किसान इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे. वेस्ट बंगाल्स 70 lakh farmers, 10 lakh have already self-registered through an online process. However, they cannot receive the cash benefit until the database is verified by the state government. West Bengal's economy would stand to benefit with a potential annual payout of rupees 4,000 crores
if all the farmers in the West Bengal registered themselves for the scheme. Bihar में the potential beneficiaries number around 158 lakh. However, only 60 lakh farmers have uploaded their data on PM Kisan portal so far. Right? किसान पोर्टल पे फार्मर को अपना डेटा अपलोड करना, सेल्फ रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, बट बिहार ने और वेस्ट बंगाल ने इसको अच्छे से स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इस वजह से एडिक्वेट नंबर ऑफ फार्मर्स रजिस्टर नहीं हो पाए. अब इस बात करते हैं स्कीम के कुछ क्रिटिसिज्म है इसका. क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये स्कीम सिर्फ लैंड ओनिंग फैमिलीज को ही, फार्म फैमिलीज को ही कवर करती है. एंड द स्कीम विच गिव्स एन लैंड ओनिंग फार्मर family an annual sum of rupees 6,000 was launched in the run up to 2019 Lok Sabha elections. 2019 के लोक सभा इलेक्शन से ठीक पहले स्कीम को लाया गया था. The center's beneficiary estimate of 14 crore was initially based on the number of land holdings recorded in the agricultural land census. The revised estimate of 12 crore is based on 9.85 crore who have registered themselves on the PM Kisan website so far. यानी कि सरकार ये कह रही है क्योंकि कम लोगों ने रजिस्टर किया है, इसका मतलब स्कीम की ज़रूरत कम लोगों को है. इसका मतलब कि स्कीम के बेनिफिशरीज 14 करोड़ से 12 करोड़ कर दिया जाए. एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है सैचुरेशन लेवल ऑलरेडी 10 करोड़ फार्मर्स को कवर करने से स्कीम के अंडर जो बेनिफिशरीज हैं, जितने होने चाहिए, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको मिल चुका होगा 10 करोड़ को ही कवर करने से. तो 14 करोड़ लोगों को कवर करने की नीड नहीं है. पीएम किसान एक्सटेंडेड टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स. अब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाई गई. लॉन्च टू सिक्योर लाइव्स ऑफ 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो इनकी लाइव्स को बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी. 6,000 रुपीज पर फार्मर पर ईयर गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 2,000 every 4 months. PM Kisan now extended to all the eligible families irrespective of size of land holding. इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया था 14.5 करोड़ फार्मर्स के लिए. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, लेकिन उसके बाद इसे रोल बैक कर, इसको क्या है, स्केल डाउन किया जा रहा है. अब नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2,000 ट्रांसफर्ड to 5.89 crore and 3.43 crore farmers respectively. So this is there. Now कमिंग टू दिस पॉइंट, अब इसको स्केल डाउन किया जा रहा है सिर्फ टू कवर 12 करोड़ फैमिलीज, जस्ट टू कवर 12 करोड़. अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिर्फ लैंड ओनिंग फार्मर्स को कवर करती है ये स्कीम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इनको कवर करती है. Around 12 crore small and marginal farmer families are expected to benefit from this. It would not only provide assured supplemental income to most vulnerable farmers, but would also meet their emergent needs, especially before the harvest season. So guys, as you all know कि current affairs course के बारे में, if you intend to join this course to cover the current affairs in a topic based manner, you can subscribe to Unacademy Plus and you can use this code Jatin Verma 71. इसका फायदा ये रहेगा कि आप टॉपिक बेस्ड मैनर में करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे. राइट नाउ सिमिलर प्रोग्राम्स बाय द स्टेट. मध्य प्रदेश में भावांतर प्राइस डिफरेंस भुगतान योजना, भावांतर भुगतान योजना लाई गई थी. राइट और इसी के साथ साथ कुछ और स्टेट्स में कुछ और स्कीम्स भी लाई गई थी, जैसे कि ऋतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना, तो किसान बंधु स्कीम. राइट कालिया स्कीम लाई गई ओडिशा में. तो जो ओपोजिशन रूल स्टेट्स थी उस टाइम पे, उनमें अलग अलग स्कीम्स लाई गई थी अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा. तो ये स्कीम्स का अलग अलग बेनिफिट्स थे. अब इन स्कीम्स के बारे में आप तभी पढ़ें जो स्टेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं. यू शुड रीड अबाउट दीज स्कीम्स ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मध्य प्रदेश पीसीएस, ओडिशा पीसीएस और Telangana PCS, right? Pradhan Kisan Samman Nidhi is a national scheme, so we have read about that. Landless laborers are not being covered under PM Kisan. Cash transfers are not greatly superior in terms of leakages compared to other schemes of
इन काइंड ट्रांसफर सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कैश स्कीम्स का कोई ज़्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है। A targeted cash transfer scheme envisions the role of the state to only providing cash income to the poor. Yes, a letter has been sent to the Prime Minister for 60 lakh additional farmers. This kind of approach seeks to absolve the state of its responsibility in providing basic services. कैश ट्रांसफर के अगेंस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। स्टेट अगर कैश दे देती है तो फिर हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड नीड्स के लिए जो इन काइंड सर्विसेज होनी चाहिए, यानी कि बेटर अस्पताल, बेटर हॉस्पिटल, स्टेट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि पैसे। मान लो कि अगर कोई गरीब आदमी है, उसको पैसे चाहिए, उसको इलाज भी करवाना है, अगर आप उसको पैसे दे दोगे तो वो शायद इलाज नहीं करवाए और शायद वो देसी दारू पीने लग जाए, राइट। और अगर मान लो कि आप फूड ग्रेन्स भी कैश, फूड ग्रेन्स के लिए कैश कूपन्स देने लगते हो कि फूड नहीं, आप कैश कूपन दे दिया, आप खुद जाके ले लो, तो हो सकता है वो फूड की जगह कुछ और गुड ले आए, राइट। मतलब समझ रहे हो कि कुछ दारू ले आया, कुछ गरीब आदमी अपने बच्चों को छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें रूरल एरियाज में, गरीब फैमिलीज में देखने को मिलती हैं। कैश ट्रांसफर स्कीम पीएम किसान में भी करी जा रही है। इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर सब्सिडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम सच एज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पावर्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कैनाल सिस्टम, और यू कैन से सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स। ये सब चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते हम सिर्फ कैश देके। कैश ट्रांसफर्स डू नॉट सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। Agrarian crisis is not just of low incomes in agriculture. The genesis of current crisis lies in the faulty and ad hoc export-import policy and lack of infrastructure. Canals नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, cartelization and collusion in agricultural markets, APMC, Agriculture Produce and Marketing Committees. मोनोपोली है यहाँ पे, ओलिगोपोली है, कोलिजन है, कार्टेलाइजेशन है। बड़े बड़े आड़तिया जो कमीशन एजेंट्स है वो मिलके फार्मर को उसका रियलिस्टिक इनकम नहीं देते, राइट, विच हैव प्रिवेंटेड द फार्मर्स फ्रॉम रियलाइजिंग द मार्केट प्राइसेस। कैश ट्रांसफर इज नीदर अ सब्स्टिट्यूट फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स needed in agriculture, nor does it adequately compensate the farmer for the risks and uncertainty. In the absence of proper tenancy records, e-records हमारी लैंड के नहीं हैं. It will also benefit the absentee landlords. It is also no substitute for the lack of investment in agriculture, which has declined at 2.3% per annum in real terms. Page 13, energy to dominate India-US relations. So energy deals are expected to be a key part of the discussions between Prime Minister and US President. However, much publicized agreement, जब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए थे तो उस टाइम पे ही अग्रीमेंट की बात करी गई थी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया की जो है कंपनी पेट्रोनेट, वो $2.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी अमेरिकन लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी टेल्यूरियन में। अभी तक उसका अग्रीमेंट जो है रेडी नहीं हुआ, राइट। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले वो रेडी होना चाहिए था। In 2019, India increased its intake of oil from the US to about 184,000 barrels per day, क्योंकि यूएसए ने ये कहा था कि अगर हम ईरान पे सैंक्शंस लगा रहे हैं तो हम आपको कॉम्पनसेट भी करेंगे कि आप जो क्रूड ऑयल परचेज करना है वो आप ईरान से ना परचेज करके हमसे परचेज कर सकते हो। एंड दिस वॉज 4-fold जंप ओवर 2018, 4 गुना ज़्यादा जो कि हमने 2018 में तेल import किया था, and up from zero imports just 4 years ago. Some of the increase is due to the fact that India had to slash imports from Iran and Venezuela under the threat of sanctions from USA. But officials का ये कहना है US had tried to compensate by subsidizing oil transport cost. अब USA ईरान से दूर है तो USA ने हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, शिप का जो फेयर है, उसे कॉम्पेंसेट किया है। इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स 3rd largest oil importer and it is estimated that every $1 change in the price of oil internationally has a $1 billion impact on India's energy bill. Every $1 change, $1 के प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो इंडिया के ऊपर $1 बिलियन का इम्पैक्ट आता है एनर्जी बिल पे, क्रूड ऑयल के $1 इंक्रीज होने से। 70 रुपये से 75 रुपये यदि
कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो हमारे लिए 6500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। क्लियर? ऑयल एंड गैस इज गेनिंग सेलियंस इन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड यूएसए। इसके बाद और भी कई डायमेंशंस हैं। टैरिफ्स, बायलैटरल टेंशंस हैव इंक्रीज्ड ओवर ईच साइड्स tariff policies. These include the US 25% steel and 10% aluminium tariffs. India is considering the retaliatory tariffs. ये सारे इश्यूज हैं इंडिया यूएसए के बीच में। इंडिया ये कह रहा है कि अगर आपने हमारे स्टील के ऊपर 25% टैक्स लगाया है तो हम भी आपके यूएसए से आने वाले गुड्स के ऊपर 25% टैक्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस, मार्केट बैरियर्स इन इंडियन मार्केट इंक्लूड बोथ टैक्स बैरियर्स यानी कि टैरिफ बैरियर्स, जो कस्टम्स टैक्स हमारी कंट्री में ज्यादा है, एंड द नॉन टैरिफ बैरियर्स एज वेल एज मल्टीपल प्रैक्टिसेस एंड regulations that disadvantage foreign companies. India is considering challenging the US tariff increase in the World Trade Organization. US President has called India a very high tariff nation, high tax nation. Companies पे customs tax और बाकी टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं इंडिया में, and criticize the tariff imbalances. Generalized system of preferences. All of you, I request you to please cover the backlog of DNA. 1 घंटे का लेसन रहता है, 1 घंटा आपका वैसे ही रोज निकल जाता होगा इधर उधर टाइम पास करने में, तो DNA का बैकलॉग कवर कर लो। ये मैंने उसमें समझाया था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम। नॉट ओनली दिस, आई हैड इवन टॉक्ड अबाउट मेनी अदर थिंग्स एंड स्कीम्स, राइट। तो कुछ एक्टिविटीज़ हम अपने फेसबुक पे भी करते रहते हैं। जतिन 7171 फेसबुक का नाम है, तो आप वहाँ पे पोस्ट वगैरह शेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफ्स हम शेयर करते रहते हैं, राइट। जतिन 0509 इज माई फेसबुक ID। जतिन वर्मा फेसबुक पे सर्च करके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सो एज टू गेट इन्फोग्राफ्स, इमेजेस, और इंस्टाग्राम पे भी ये रहता है, और टेलीग्राम के लिए भी जैसा मैंने एक नंबर शेयर किया 9582868080, इस पे आपको अलर्ट्स लिख के भेजना है, सिंपली ALERTS व्हाट्सएप पे। SMS नहीं कीजिएगा, सिंपल आप लिखोगे अलर्ट व्हाट्सएप पे, you will be added to the telegram channel so that you can benefit from there. Now, generalized system of preference is the GSP is a US trade program designed to promote economic growth in developing world by providing preferential duty entry for up to 4800 products from designated beneficiary countries. तो from 129 countries 4800 प्रोडक्ट्स जो 129 कंट्रीज में से आते हैं, जैसे उनमें से इंडिया पहले एक था, अब इंडिया का नाम काट दिया गया है, यानी कि इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स पे अब कोई कंसेशन नहीं देता यूएस से। सर्विसेज, अ की इशू फॉर इंडिया इज यूएसए's टेम्परेरी वीजा पॉलिसीज। इंडिया के पास, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया चाहता है कि आप हमारे लोग ले लो, वो कहते हैं आप हमारे लैपटॉप ले लो, राइट। तो हम अपने लोगों के लिए वहाँ पे वर्क परमिट चाहते हैं, वर्क परमिट, वीज़ा एक्सेट्रा हम चाहते हैं। यूएसए कहता है कि हम सिर्फ इंडिया के जो होशियार चंद हैं उनको ही वीज़ा देंगे। इंडिया चाहता है कि क्यों, अगर हम आपके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आप हमारे लोगों को भी फ्री मूवमेंट के लिए एंट्री दो, परमिशन दो, बट दिस इज नॉट बीइंग डन बाय यूएसए। तो दीज आर दी मैटर्स ऑफ कंसर्न इन दी bilateral relationship between India and USA. India also continues to seek a totalization agreement to coordinate social security protection of workers who split their careers between the two countries. Totalization agreement क्या है? It is a convention between the two countries preventing duplicate social security contributions. अब सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो कि मैं आपको ये जो लेक्चर दे रहा हूँ ये यूएसए से दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं से भी है, राइट। अगर मैं 6 महीने यूएसए में रहता हूँ और 6 महीने इंडिया में, तो मैं अपने ओल्ड एज के लिए पेंशन यूएसए में जो कटवा रहा हूँ उसको इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं मिलती। इंडिया में मुझे अलग स्कीम चलानी पड़ती है। हर महीने मैं $5000 या $500 यूएसए में डिडक्ट करवाऊंगा, हर महीने $500 के इक्विवेलेंट रुपीज़ मैं इंडिया में डिडक्ट करवाऊंगा। मेरे पास बचा क्या? कुछ नहीं, मतलब सैलरी के चंद डॉलर मेरे पास बचेंगे, राइट। क्या इसको अवॉइड करने के लिए डुप्लीकेट सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ये सब चीज़ें। तो अगर दोनों कंट्रीज में अलग अलग डिडक्ट होंगी और यदि कोई पर्सन इंडिया वापस आ जाता है यूएसए से,
तो उसके लिए उसकी सेविंग्स वहाँ रह गई जो उसने वहाँ पे पेंशन फंड में डिडक्ट करवाया था। इसीलिए ये टोटलाइजेशन अग्रीमेंट हेल्प करेगा। इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में ये टोटलाइजेशन अग्रीमेंट साइन किया है, बट यूएसए अभी इसके लिए अग्री नहीं हो रहा है। यूएसए ने भी और कंट्रीज़ के साथ में साइन किया है। इंडिया और यूएसए हैव बीन ट्राइंग टू साइन दिस अग्रीमेंट सिंस 2007, बट as of now this agreement has not been concluded. Sanitary and phytosanitary barriers in India limit US agricultural exports. Each side also sees the other's agricultural support program as market distorting. WTO के अकॉर्डिंग इंडिया अपने फार्मर्स को 10% से ज़्यादा प्राइस सपोर्ट नहीं दे सकता। मतलब ये है कि इंडिया के फूड वीट अगर 800 रुपीज़ पर क्विंटल बनता है, उगाया जाता है, तो उसकी लागत, उसकी कॉस्ट अगर 800 रुपीज़ पर क्विंटल है, या सिंप्लिसिटी के लिए हम ले लेते हैं 1000 रुपीज़ पर क्विंटल है, तो इंडिया 1100 रुपये से ज़्यादा 1100 रुपीज़ पर क्विंटल से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं डिक्लेयर कर सकता। लेकिन इंडिया करता है 1750 रुपीज़, जो कि 10% से कम 100% ज़्यादा है। करना चाहिए 1100, कर रहे हो 1750। तो इस बात की वजह से यूएसए ये कहता है कि इंडिया के फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलने की वजह से ओवरऑल मार्केट में वीट का प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट में वीट का प्राइस बढ़ जाता है, और इस वजह से यूएसए को वीट सस्ते दाम पर नहीं मिलता। इस वजह से फिलीपींस भी अपने वीट का प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि इंडिया यदि 1750 रुपये पे अपने फार्मर से परचेज कर रहा है तो बेचेगा उसे 1800 रुपये में, राइट। इसको ट्रेड डिस्टॉर्शन कहा जाता है। Intellectual property. The two sides differ on how to balance intellectual property protection to incentivize innovation and support other policy goals, such as access to medicines. India remains on Special 301 priority watch list for 2018, based on such concerns as its treatment of India में यूएसए की कंपनीज के जो पेटेंट्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। इन्फ्रिंजमेंट रेट्स, पेटेंट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, कोई और चोरी करके पेटेंट्स को सेम गुड्स इंडिया में बना ले रहा है, और इंडिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो मुंबई में है कुछ नहीं करता। इंडिया में सेम क्वालिटी की ड्रग्स जो यूएसए ने पेटेंट्स जिन पे लिए हैं वही सेम ड्रग्स इंडिया में बनाई जाती हैं किसी फर्जी कंपनीज द्वारा, पेटेंट्स को अमेरिकी कंपनीज के पेटेंट्स को चुरा के। एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, ये ना होने की वजह से यूएसए की एक लिस्ट है जिसे बोला जाता है स्पेशल 301 प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। इन कंट्रीज में जिनका नाम रहता है उनको यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक विजिलेंस, एक सख्त निगरानी से देखता रहता है। उनको बार बार नोटिस भेजे जाते हैं, और उन कंट्रीज से आने वाली गुड्स को इंडिया में एंट्री नहीं दी जाती, यानी कि इंडिया से आने वाली गुड्स को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। तो इन 2018 की जो यूनाइटेड स्टेट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री के बराबर जो बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने इंडिया को इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। क्लियर? Now, forced localization. The United States continues to press India on its forced localization practices. हमारी कंट्री में ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो न्यू डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज सप्लाईज सच एज मास्टर कार्ड, वीज़ा एट्सेट्रा के लिए, उसके अकॉर्डिंग मास्टर कार्ड और वीज़ा को अपना डेटा जो इंडिया, अगर मैं मास्टर कार्ड या वीज़ा से कुछ परचेज कर रहा हूँ उसका डेटा इंडिया में लोकली स्टोर करना होगा। डेटा लोकलाइजेशन एज वी कॉल इट, राइट। Investment. US concerns about investment barriers remain nevertheless heightened by new Indian restrictions on how e-commerce platforms such as Amazon and Walmart owned Flipkart conduct business. United States urges more reforms in India's defense offset policy. What is the meaning of offset? Offset ये है कि मैं अगर इंडिया का कंपनी होते हुए मैं किसी कंपनी से, यूएसए की कंपनी से कुछ परचेज करता हूं, तो अगर वो डील $1 बिलियन की है, डिफेंस में अगर मैंने $44 बिलियन के कुछ हेलीकॉप्टर्स यूएसए से परचेज करे, तो यूएसए की उस कंपनी को इंडिया से
$44 बिलियन का कुछ इंडियन कंपनी से परचेज करना होगा, ताकि इंडिया की जो फॉरेन करेंसी है, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। आरबीआई की कस्टडी में जो इंडिया के रिजर्व्स हैं, उन पे इस $44 बिलियन की डील का एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़े। जितने डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, उतने ही डॉलर इस कंपनी को, जिससे ये खरीदारी करी जा रही है, इंडियन कंपनी से कुछ परचेज करना होगा। इस वजह से ये डॉलर्स इंडिया के आरबीआई के पास दोबारा आ जाएंगे, राइट। इसे बोला जाता है डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी। Now, United States urges more reforms in India's defense offset policy and higher FDI cap in its defense sector. Am I clear? Now, defense offset policy, इंडिया में अपनी डिफेंस पॉलिसी इंडिया लेके आया था 2016 में। इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर। ऑफसेट पॉलिसी मैंडेट्स फॉरेन सप्लायर्स टू स्पेंड एटलीस्ट 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया। यानी कि ये $44 बिलियन की आइटम्स अगर हमने यूएसए की कंपनी से खरीदी हैं, तो यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन फॉर एग्जांपल, जो हेलीकॉप्टर्स या फाइटर जेट्स बनाती है, उससे अगर $44 बिलियन की गुड्स इंडिया की डिफेंस एजेंसीज ने परचेज करी हैं, तो लॉकहीड मार्टिन को $44 बिलियन का 30% कुछ इंडियन कंपनी से परचेज करना होगा। इसे बोला जाता है डिफेंस ऑफसेट क्लॉज। कितने परसेंट? 30%। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। The key objectives of defense offset policy is to leverage the capital acquisition to develop Indian defense industry by fostering the development in defense sector, augmenting the capacity for research and development। ये माना जाता है कि अगर हम फॉरेन कंपनी को ये बोलेंगे कि आप इंडिया से कुछ लो, तो हो सकता है कि वो इंडिया की कंपनी से लॉकहीड मार्टिन यूएसए की कुछ टाई अप करेगी, और इसके बदले इंडियन कंपनी रिलायंस या अदानी, आजकल यही चल रहे हैं, राइट, रिलायंस या अदानी कुछ सीख जाएंगी कंपनीज, तो मेक इन इंडिया को एक पुश मिलेगा। नाउ ऑफसेट कैन बी डिस्चार्ज्ड बाय मेनी मीन्स सच एज डायरेक्ट परचेज ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट्स, एफडीआई इन जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी, एंड इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स इक्विपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। या तो आप हमें अच्छी आधुनिक टेक्नोलॉजी यूएसए हमें दे दे, यूएसए की वो कंपनी दे दे, राइट। द फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इज फ्री टू सिलेक्ट एनी इंडियन कंपनी एज इट्स ऑफसेट पार्टनर। रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर सिलेक्ट किया जा सकता है कि रिलायंस के साथ मिलकर कुछ खरीदारी करेगी वो फॉरेन कंपनी जो इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को या इंडियन एयरफोर्स को कुछ महंगे वेपन्स बेच रही है। Is Trump doing a balancing act on Pakistan? अगली न्यूज यहां पे देखा गया कि addressing a huge crowd at Motera Stadium, US president lauded India's democratic traditions and values। और साथ ही यूएसए के प्रेसिडेंट ने वॉशिंगटन के प्रेसिडेंट पाकिस्तानी रिलेशन को भी पाकिस्तान के साथ यूएसए के रिलेशन का भी जिक्र किया, और हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी इसे चुपचाप देखते रहे। It is interesting that US President chose to reaffirm Washington's improving ties with Pakistan at a public meeting in the great city of Gujarat, Ahmedabad. It may not be an accidental reference. Bilateral ties between USA and Pakistan, Trump administration and Islamabad have made sustained efforts in recent months to improve bilateral ties. Despite India's earnest attempts to isolate Pakistan over its support for terrorist groups, FATF का जो इशू चल रहा है, बावजूद इसके कि इंडिया ने कंसीडरेबल एफर्ट्स करे हैं इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए, लेकिन यूएस से पाकिस्तान का रेफरेंस लेने से नहीं चूका। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया। वाइल बोथ साइड सिट टुगेदर फॉर बायलैटरल्स, द पाकिस्तान फैक्टर में कंटिन्यू। दोनों साइड्स, इंडिया और यूएसए, बायलैटरल मीटिंग के लिए मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फैक्टर की जो यहाँ पे शैडो है, ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर अभी भी है। पीस एग्रीमेंट, मिस्टर ट्रम्प्स विजिट टू इंडिया हैपेंस एट अ टाइम व्हेन यूएसए एंड तालिबान इन अफगानिस्तान, तालिबान जो आतंकी संगठन है, दे आर ऑब्जर्विंग अ 7-day पीरियड ऑफ वायलेंस रिडक्शन इन अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान को यह कहा गया है कि अगले 7 दिनों में अगर कोई अटैक या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई तो यूएसए अब तालिबान के साथ में कोई डील करेगा। मतलब
ये है कि यूएसए फटाफट वहाँ से कट लेना चाहता है, क्योंकि यूएसए का खर्चा बहुत हो रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को पुचकारा जा रहा है, पाकिस्तान को अपीज़ किया जा रहा है कि हम आपकी भी तारीफ करेंगे बट आप तालिबान के साथ हमारी डील करवा दो। तालिबान यदि 7 डेज के बाद अगर ज़्यादा वायलेंस करता है तो क्या होगा? If the test period passes without any major violent incident, both the sides are expected to sign a peace agreement under which the US would pull out its troops. Pakistan had played a critical role in facilitating direct talks between the insurgents, between the Talibanis and the Americans. And if the US leaves Afghanistan, it will directly strengthen the hands of Taliban in Afghanistan. इसका मतलब ये हुआ Pakistan's profile in Afghanistan will be lifted. This would leave US overly dependent on Pakistan to shape Afghan politics in the future. तो इंडिया के कंसर्न्स का कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा। कश्मीर और ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे, PDF आप डाउनलोड करेंगे मेरी करंट अफेयर्स की जो वेबसाइट है www.jatinverma.org। बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि नए लोग बीच बीच में जुड़ते रहते हैं, राइट? jatinverma.org। गूगल पे सर्च करोगे बहुत इजीली मिल जाएगी, जतिन वर्मा नाम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी ये। नाउ कमिंग हियर, support in FATF meeting, Washington and its allies along with China raised no adverse remark on Pakistan. चाइना और पाकिस्तान चुप रहे। अब चाइना का तो समझ में आता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, राइट? लेकिन यूएसए ने भी कोई ज़्यादा एडवर्स रिमार्क्स पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिए। इंडिया हैज़ बिन पुशिंग कि पाकिस्तान, इंडिया ये दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में एंटर हो जाए, विच वुड इन्वाइट सैंक्शंस टू इट्स फाइनेंशियल सिस्टम। बट यूएसए भी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को बचा रहा है। बट द बीजिंग रिव्यू मीटिंग डिसाइडेड अगेंस्ट ब्लैक लिस्टिंग, तो बीजिंग ने इनको इससे बचा लिया। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द इंडियन साइड while pushing to deepen ties with Washington is to reconcile with Pakistan factor, कि पाकिस्तान सेक्टर से हम कैसे जूझें, कैसे निपटें, और फाइंड वेज टू स्कर्ट और एड्रेस इट। इंडियन साइड के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नाउ हाइलाइट्स ऑफ यूएस पाकिस्तान रीअटैचमेंट, $6 बिलियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेल आउट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेल आउट दिया गया है। अब इससे होगा क्या? पाकिस्तान ने तो वही खरीदनी है, चाइनीज फुलझड़ियाँ, बॉम्ब और ये सब, राइट? उन्होंने कोई राहत का सामान थोड़ी ना खरीदना है। US, despite enjoying veto power over IMF decisions, बावजूद इसके कि यूएसए के पास वीटो पावर है IMF डिसीजंस के खिलाफ, IMF अगर पाकिस्तान को कोई लोन देना चाह रहा था तो यूएसए रोक सकता था, बट यूएसए अग्रीड टू ग्रांट द बेल टू पाकिस्तान्स फॉल्टरिंग इकोनॉमी। ये डिसीजन यूएसए का टू सपोर्ट द बेल आउट टू पाकिस्तान इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएसए's रिफ्यूजल टू बेल आउट वुड हैव कंपेल्ड पाकिस्तान टू कर्ब टेररिज्म। यूएसए को यह पता है कि अगर यूएसए आईएमएफ के इस लोन पे स्टैंप नहीं लगाता तो पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता टेररिज्म को रोकने का। तो ये सारी बातें ये कहती हैं कि पर्सनल बेयर हग या जप्पी पाना या फिर गले लपक लेना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? द हिंदू के एडिटोरियल का सारांश बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के यहां आने से पहले एक हिंदू में एडिटोरियल आया था, उसमें ये लिखा था कि मिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, उससे कोई इंडिया की यूएसए की पॉलिसी कोई चेंज नहीं हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कि यूएसए बेलगाम चल रहा है, और हम अगर ये कहें कि हम अंग्रेजों के ज़माने की चापलूसी करते रहेंगे यूएसए की, जो कि दिखता है फोटोग्राफ्स में और यहाँ सब में, तो कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? मतलब फॉरेन पॉलिसी शुड बी कंडक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल रैपो बिटवीन द टू लीडर्स। पर्सनल रैपो रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट? अब बहुत अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, हमने बिरयानी भी खाई, हमने सब कुछ किया, पाकिस्तान के साथ में भी अच्छे रिलेशंस करने की कोशिश करी, बट जो रिलेशनशिप है यूएसए के लिए हमेशा उसका नेशनल इंटरेस्ट मैटर किया है। यूएसए ने इस एक तो एफएटीएफ मैटर में इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद अब इस मैटर में आईएमएफ को लोन देने से मना भी नहीं किया। ऑन द कंट्रेरी यूएसए अनब्लॉक्ड $1.2 बिलियन एड टू पाकिस्तान। देखो यूएसए के सामने मुद्दा ये है कि ये $1.2 बिलियन पाकिस्तान को दे ले या 10,000 स्ट्रॉन्ग 10,000 स्ट्रॉन्ग ऑन फुट सोल्जर्स आर
डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान। अब उनको निकालेंगे तो 2-3 बिलियन डॉलर का सालाना खर्चा बच जाएगा यूएसए का। यूएसए अपना खर्चा बचाने में लगा है, इसलिए पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। यूएस डेजिग्नेशन ऑफ लीडिंग बालोच सेपरेटिस्ट ग्रुप एज टेररिस्ट outfit Taliban, despite countless attacks on US forces, is still absent from the US terrorist list. Yet, पाकिस्तान को खुश रखने के लिए यूएसए लिस्टेड बालोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज टेररिस्ट। The action provides Pakistan international legitimacy to come hard on बालोचिस्तान मूवमेंट। जबकि बालोचिस्तान में एथनिक क्लींजिंग चल रही है, ठीक वैसी क्लींजिंग, मतलब उन लोगों को मारा जा रहा है जो कि इस्लाम से ताल्लुकात कम रखते हैं, और यूएसए ने इसमें पाकिस्तान की मदद करी है। बालोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देके पाकिस्तान जो भी कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी बालोचियों को मारती चली जा रही है, उस पे एक स्टैंप ऑफ, इवन दो अनएथिकल, स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा दी है, राइट। यूएसए's रीहाइफिनेशन ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान, यानी कि जब जब यूएसए इंडिया की बात करेगा तो पाकिस्तान का जिक्र करना, ये पहले हट गया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा के टाइम में इंडिया को यूएसए एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन यूएसए ऑफर टू मीडिएट इन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, बावजूद इसके कि हम ये बार बार कह चुके हैं कि इंडिया यूएसए रिलेशनशिप इज सेपरेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, और हम ये बार बार ये भी कह चुके हैं कि कश्मीर इज अ काइंड ऑफ बायलैटरल मैटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और कोई तीसरी कंट्री इसमें इंटरफेयर ना करे। Pakistan has continued its policy of internationalization of Kashmir issue with a view for reversing Jammu and Kashmir's accession to India, and has used every global forum to criticize India's illegal occupation of Kashmir. भाई कश्मीर तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, राइट। पाकिस्तान इसको इलीगल कह के इंडिया को आइसोलेट कर रहा है, इंटरनेशनलाइज कर रहा है इस डिस्प्यूट को। रिएक्शन टू दिस, इंडिया ने बार बार ये कहा है कि देयर इज नो रूम फॉर मीडिएशन इन कश्मीर, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जिक्र क्यों किया, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया लेफ्ट आउट फ्रॉम अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, इंडिया का एक और कंसर्न है कि यूएसए की जो फॉर्मुलेशंस हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के अराउंड, इंडिया हैज बीन लिटरली ऊस्टेड in Afghanistan's peace settlement process. Afghanistan peace process is being discussed by 4 players comprising China, USA, Russia and Pakistan, ignoring India's stake in Afghanistan. इंडिया के नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड में क्या, नेबरहुड में आता है अफगानिस्तान, उसके बावजूद इंडिया को इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा। इंडिया को यूएसए को कुछ स्थान देना चाहिए, कुछ प्लेस देना चाहिए, बट नहीं दिया जा रहा। Clear? USA has accused India of not opening the Indian economy enough for American trade and has threatened to clamp new tariffs on Indian exports to USA. USA has also withdrawn the GSP preference for India now. Sanctions on Iran have affected Indian trade with Iran. Subsequently, India has to reduce its allocation to deep sea port. तो छबार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया है उसमें भी इंडिया को अपना रोल जो है अब मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा बाय 2/3 फ्रॉम ₹150 करोड़ टू 45 करोड़। दिस माइट अफेक्ट द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे आए, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सिविल एड दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की नई पार्लियामेंट हाउस और काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं अफगानिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन एम्बेसी द्वारा। बट जब बात पीस प्रोसेस की आती है तो इंडिया को इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा, राइट। तो ये सारे आर्टिकल्स थे आज के। इकोनॉमी के लिए बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन्स फ्रेजाइल, आरबीआई के गवर्नर का ये कहना है। While the Indian banking sector may be slowly turning around on the back of improvement in asset quality, its profitability remains fragile. Banks continue to face challenges like the present crisis in the telecom sector. In terms of recent progress, Indian banking sector is slowly turning around on the back of improvements in the asset quality with enhanced resolution through insolvency and bankruptcy code. बावजूद इसके कि recent decline देखने को मिल रहा है impaired assets में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोविजनिंग कि बैंक्स ने अपनी प्रोविजनिंग भी एडिक्वेट प्रोविजनिंग भी रखी है, उसके बावजूद भी
Despite that, profitability of the banking sector remains fragile. Capital position of the banks had improved on the account of recapitalization. गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन किया है अपने सरकारी बैंकों का बाय द गवर्नमेंट एंड कैपिटल रेजिंग एफर्ट्स बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ओवरहैंग, अभी तक भी जो ओवरहैंग चल रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रिमेन्स रिलेटिवली हाई, विच इज वाई क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट दैट मच एज वॉज रिक्वायर्ड. बैंक्स का जो एनपीए होने की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा होने की वजह से बैंक्स को प्रोविजनिंग ज़्यादा रखनी पड़ती है, यानी कि बुरे वक्त के लिए पैसा ज़्यादा रखना पड़ता है. इसीलिए जो पैसा रिजर्व रखना पड़ रहा है उसकी वजह से और लेंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से टाटाज, अंबानीज, अदानीज को लोन्स यानी कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पा रही है. अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमी में रिसेशन चलते रहेगा. ऑल्सो इन द व्यू ऑफ सबड्यूड प्रॉफिटेबिलिटी, कम प्रॉफिटेबिलिटी के चलते एंड डी लीवरेजिंग बाय सर्टेन कॉर्पोरेट्स. डी लीवरेजिंग मतलब कॉर्पोरेट्स अपना लोन चुकाने लग रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अनसर्टेन एटमॉस्फेयर से, फाइनेंशियल एटमॉस्फेयर से डर लग रहा है. रिस्क एवर्स, कम रिस्क लेने वाले बैंक्स have shifted their focus away from large infrastructure and industrial loans towards retail loans, यानी कि कार लोन्स और ये घर बनाने के लोन्स ज़्यादा दे रहे हैं बैंक्स, क्योंकि ना तो कॉर्पोरेट्स अपनी बैलेंस शीट अगर लीवरेज करते, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो यदि एडवर्स होता, ज़्यादा कर्जा लेने के लिए अगर कॉर्पोरेट्स रेडी होते तो शायद क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता तो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता. लेकिन कॉर्पोरेट्स, टाटाज, अंबानीज, अदानीज, HCL ये लोन लेने से पीछे हट रहे हैं और बैंक भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में लोन नहीं देना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन नहीं देना चाहते और इस वजह से क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही है. बैंक 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का कार लोन दे के ज़्यादा खुश है. राइट नाउ, regulatory review. RBI has predicted that an improvement in the bank's bad loan ratio will reverse in the coming years. 9.9% gross NPA ratio by September 2020. अभी सितंबर 2019 में NPAs की जो ग्रॉस रेशियो था वो 9.3% था. सितंबर 2020 तक RBI की एंटीसिपेशन ये है, आशंका ये है कि ये बढ़ के 9.9% हो जाएगा, जो कि और बुरी बात है. Overall bank credit growth remained not so good in the year till September 2019, 8.7%. Then 16.5 credit growth at private sector banks was in double digits. तो ये सारा काम जो है अभी पिछले कुछ सालों में मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी के चलते पहले प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा कर्जा दे रहे थे, जो कि एक अच्छी बात थी, ये डबल डिजिट्स में था. अब ये जो क्रेडिट ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इन द ईयर सितंबर 2019 ये अभी भी डबल डिजिट्स में ही है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था. बैंक्स प्रोविजन कवरेज रेशो इन सितंबर रोज फ्रॉम 60.5% से प्रोविजन कवरेज रेशो अच्छा हुआ है 61.5. तो दिस वाज ऑल इन टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस गाइस. इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरी, you can reach out to me. You can send a WhatsApp message on this number 95828 68080. There is no calling facility, only WhatsApp facility available on this number. और अगर आपको मेल करना है, कोई भी क्वेरी है, मैगजीन, करंट अफेयर्स कैसे करें, तो आप स्टूडियस जतिन STUDIOUSJATIN @gmail.com पर मेरे तक पहुंच सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द ईमेल ऑल्सो STUDIOUSJATIN@gmail.com. बेटर रहेगा कि आप व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा. So this was all in today's daily news analysis. Thank you everyone. Bye bye. See you again tomorrow for the daily news analysis.